हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज आपको डेवलपमेंट लेंथ के बारे में बताऊंगा। ये डेवलपमेंट लेंथ जो है हमारी वो कॉलम एंड बीम जॉइंट्स एंड कॉलम एंड फुटिंग की जॉइंट्स में यूज़ किया जाता है। तो अगर हम कॉलम एंड बीम की बात करें तो हमारा ये कॉलम एंड बीम जॉइंट का एक जनरल सा डायग्राम बना के रखा हूँ। ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, फिर भी आपको बताता हूँ। ये हमारा कॉलम बॉडी है और ये हमारा बीम बॉडी है। तो इसमें जो स्टील डला हुआ है तो उसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है। और इसी डेवलपमेंट लेंथ के यूज़ करने के लिए हमको क्या है, ओवरलैपिंग भी करनी पड़ती है, जो कि हमारी यहाँ से ये ओवरलैप लेंथ है, जो कि ओवरलैप लेंथ लिखा हुआ है यहाँ पर। ये हमारा बीम मेंबर है और ये हमारा कॉलम मेंबर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा जो हुआ ये डेवलपमेंट लेंथ है और ये हमारा इसी तरह से यहाँ तक डेवलपमेंट लेंथ है। तो हम अब देखेंगे कि कॉलम में हमारा डेवलपमेंट लेंथ कैसी स्थिति में आता है। तो ये हमारा है जो फुटिंग है और ये हमारा कॉलम है। तो हमारा कॉलम जोन है, हमारा फुटिंग जॉइंट है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा ये बॉडी है तो इसमें क्या है, एक्स्ट्रा जो स्टील प्रोवाइड किया जा रहा है लेंथ में, ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो हम देखते हैं कि अपना आगे का जो हमारा कॉलम एंड फुटिंग जॉइंट का जो रहा और बीम एंड कॉलम का जॉइंट का जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है, तो इसमें जो हमारा फार्मूला जनरल से यूज़ होता है वो LD=5 सिग्मा S डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD। तो यहाँ पर जो फाई है हमारा वो नॉमिनल डाया ऑफ रेनफोर्समेंट बार, देन हमारा जो सिग्मा S है वो स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन कंसीडर्ड एट द डिजाइन लोड। तो इस तरह से हमारा सिग्मा S हो गया और टाउ BD जो है वो डिजाइन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस है। तो इस तरह से आप समझ गए एक सिंपल भाषा में। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमको क्या इसमें करना होता है। तो हम एक जनरल सा इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा बीम स्ट्रक्चर है वो हमारे कॉलम में किस किस तरह से होल्ड होता है। तो उस तरह से हम थोड़ी सी जानकारी आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो सिंपली सपोर्टेड वाला जो बीम है वो, तो सिंपली सपोर्टेड वाला जो बीम है हमारा, इसमें अगर हम देखें तो जनरल सी बात है कि ये हमारा इस बॉडी में हमारे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा। और इस बॉडी में हमारा नीचे की बॉडी में हमारा टेंशन मेंबर होगा, टेंशन जोन। ठीक है, तो कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन को मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी यहाँ पर स्टील डाली जाएगी बीम में, जो हमारी यहाँ पे स्टील डाली जाएगी वो, और जो यहाँ पर हमारी स्टील ऊपर से जो डाली जाएगी वो होगी, तो इसमें जो डेवलपमेंट लेंथ की जो लेंथ होती है इसमें कुछ छोटा मोटा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें मेन बेसिक क्या है कि ये जो हमारा बॉडी है, कॉलम आगे हमारा थ्रू आउट जा रहा है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमारा जो ये हमारा क्या है, सिंपली सपोर्टेड, ये केस फर्स्ट रहेगा। केस फर्स्ट की बात करेंगे, सिंपली सपोर्टेड। एक मिनट, तो इसमें हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड जो हमारा बीम है तो इसमें टेंशन जोन जो हमारा बॉटम मिलता है और कंप्रेशन मेंबर जो जोन है वो टॉप में मिलता है। लेकिन अगर हम इसी तरह के स्थिति में अगर हम बात करें कि अगर हमारी केस सेकेंड की स्थिति अगर आ जाए, केस सेकेंड, तो सेकेंड केस में क्या मिलता है हमको कि हमको कैंटिलीवर बीम मिलती है, कैंटिलीवर बीम मिलती है। हमारा ये कॉलम थ्रू आउट है, इस तरह से हमारा कोई बीम है। इस स्थिति में हमारा ये बॉडी जो होगा ये हमारा टेंशन जोन होगा और ये हमारा जो होगा कंप्रेशन जोन होगा। तो हम ये क्यों बताना चाह रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम अपना जो फार्मूला है डेवलपमेंट लेंथ का, तो जब हम ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा हमको डिफरेंस आता है।
जनरल लोग नहीं बताते हैं, पर मैं ये चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारा जो सेकंड केस है कैंटिलीवर वाला, है ना, ये हमारा कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम जो हमारी है, ये हमारी कैंटिलीवर बीम है। तो इसके लिए क्या फार्मूला हम बना सकते हैं, क्या डिफरेंस आता है, तो हम उसमें आपको बताते हैं कि अगर हमारा ये फार्मूला इस तरह से सेम रहेगा, एल डी इक्वल्स टू 5 सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ बी डी। तो कैंटिलीवर के केस में जो हमारा फार्मूला है वो जनरल फार्मूला उसी तरह से फॉलो होगा, लेकिन दोनों केसेस में, यानी कि हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम एंड देन हमारा जो कैंटिलीवर बीम है, दोनों में कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कैंटिलीवर में वही चीज़ नीचे जाती है और सिंपली सपोर्टेड में वही चीज़ ऊपर चली जाती है, क्योंकि उसका वो जनरल नेचर है। तो फार्मूले में जो बेसिक डिफरेंस आता है वो क्या आता है, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो एलडी का फार्मूला है जनरल से फार्मूले में डिफरेंस आता है, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। फॉर टाउ बी डी मल्टीप्लाई 1.25 हो जाता है। तो ये 1.25 जो वैल्यू लिखे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट लेंथ इफेक्ट होती है। तो वो चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन केसों में। जब हमको कैलकुलेशन एक टू मच क्वांटिटी में अगर हमारा डेवलपमेंट लेंथ आना है, तो उस केस में हमको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम आगे अब समझते हैं। तो अब हम इसका कैलकुलेशन समझेंगे। हम यहाँ पर जो मेन बेसिक है आईएस कोड जो हमारा है वो 456/2000 फॉलो करेंगे। तो अगर हम इसको चाहें कि भाई हमारा ये डेवलपमेंट लेंथ का जो काम है, तो इसमें हम कैसे काम करेंगे, तो हम आपको एक जनरल से बात बताएं कि इसमें जो फार्मूले हैं इन फार्मूलों को हम लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्टेट मेथड जो है, दोनों में सेम रूप से उपयोग करते हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है हमको। तो हम लोगों को अब बेसिक इसमें जो है इसका कैलकुलेशन एक बार देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। जनरल इसको समझते हैं कि अगर हम इसमें कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है। तो हम अगर एल डी इक्वल्स टू अपना 5 सिग्मा एस 4 टाउ बी डी, तो टाउ बी डी की हम अगर वैल्यू समझें, टाउ बी डी की वैल्यू हमको प्राप्त कहाँ से होगी, हमको मिलेगी कहाँ से। तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा टाउ बी डी के लिए कि हमको आईएस कोड में देखना है कि टाउ बी डी की वैल्यू हमको कैसे प्राप्त होगी। तो अगर हम जनरल सी बात करें कि टाउ बी डी लिमिट स्टेट मेथड में अगर हम बात करें, तो इसकी वैल्यू हमको आईएस कोड में टाउ बी डी की जो वैल्यू है M20, M25 और M30, तो इस केस में हमको जो टाउ बी डी वैल्यू 1.92, 2.24 एंड 2.4, और इसी के साथ अगर हम 35 भी ले लें तो हमको 2.72 मिलेगी। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू है तो हमको मिल जाता है टाउ बी डी की। अब हम इसका अगर कैलकुलेशन करें तो हमको ये भी ज़रूरत पड़ेगी कि सिग्मा एस क्या है। तो सिग्मा एस हमको एफ़ई, स्टील की बात हो रही है यहाँ पर, 415 एफ़ई है कि एफ़ई 500 है, ये हमको इसमें वैल्यू पुट करना है। तो जनरल से अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन करके कि क्या आता है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। एल डी इक्वल्स टू जो है 5 को अपने को पड़े रहने दीजिए, क्योंकि हमने अभी डाया बार को डिफाइन ही नहीं किया है। तो हमें एफ़ ई यहाँ पर 415 ले लेते हैं, 415
देन हम यहाँ पर जो M20 है, M20 की वैल्यू का जो हमारा अपना वैल्यू है टाउ BD का, उसको हम रख लेते हैं। तो 4 इंटू M20 1.92 वैल्यू रख लेते हैं। तो LD/2 हम देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो आइए हम देखते हैं फिर आगे जो हमारी वैल्यू मिली हमको, वो वैल्यू हमारी 5 to 54.03। तो इस तरह से जो हमारी वैल्यू है वो हमको प्राप्त होती है। तो इस तरह हमारा डेवलपमेंट जो लेंथ है, वो हमारी डेवलपमेंट लेंथ जो है ये 54.03 यानी 54.03 ये हमारी वैल्यू मिलती है। तो इस तरह से हम जो डेवलपमेंट लेंथ जो कैलकुलेशन का वर्क है वो हमने देखा। तो अब हम जनरल से जो डेवलपमेंट लेंथ है उसका कैलकुलेशन का जो वो समझ गए हैं प्रोसीजर। तो अगर हम अब बात करें कि हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ है, अब हमको डेवलपमेंट लेंथ तो आ गया निकालना। अब हम अगर बात करें कि हमारा जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग, तो अब अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें, ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग की अगर बात करें तो ओवरलैप हमको करना होता है। तो जैसे हमने कॉलम लिया, हमने बीम लिया, देन हमारा जो ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक आई, ये हमारी जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, यही हमारा डेवलपमेंट लेंथ मानी जाएगी। अब हमको क्या होता है कि अब इस लेंथ के देने के बाद हमको इस सरिया को, इस स्टील के पार्ट को होल्ड करना होता है बीम में। तो उसके लिए हमको ओवरलैप लगता है। तो दिस यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये हमारी जो है ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग जो हमारी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जनरल जो हमारा ओवरलैप का फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं 50 इंटू डी करते हैं। यहाँ पर जो डी है वो डाया बार है, हमारा डाया बार। तो अगर हम इसको अगर जनरल से समझें कि भाई हमारा जो वो है, कहने का मतलब कंक्रीट है, उस कंक्रीट के आधार पर अगर एक आइडियल कुछ समझें तो आइडियल के रूप में भी हमको दिया गया है। उसको अगर हम चाहें तो उसको भी हम बता सकते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि हमारा टेंशन जोन है और कंप्रेशन जोन है, टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन। तो इसमें अगर हम FE 415 रखें और FE 500 रखें और इसमें हम ग्रेड बना दें 20 और 25 का, इसमें भी हम 20 एंड 25 का अगर ग्रेड बना दें तो हमको क्या प्राप्त होगा इसमें रिजल्ट? तो हम ये देखेंगे कि M20 में हमारा 47 इंटू डाया बार यानी 5, और ये 41 इंटू डाया बार, और यही चीज़ कंप्रेशन में 38 इंटू डाया बार, और यही चीज़ 33 पॉइंट डाया बार, और इसमें 57 इंटू डाया बार और 49 इंटू डाया बार और 46 इंटू डाया बार और 39 पॉइंट डाया बार। तो इस तरह से जो हमारा जो ओवरलैपिंग है, इस तरह से मतलब कहना चाहिए इस फैक्टर जो हमारे हैं इस तरह से अफेक्ट होते हैं। यानी कि कंक्रीट का ग्रेड बढ़ने पर हमारी जो ओवरलैपिंग है वो घटती है, उसका लेंथ, और उसका डेवलपमेंट लेंथ भी घटेगा। तो अभी हम उसमें जनरल सा जो एक हमारा टॉपिक है कि डेवलपमेंट लेंथ में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके लेंथ को बढ़ाने या घटाने में, तो वो चीज़ की हम डिस्कशन करेंगे। तो उसमें हम वो चीज़ बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ है उसमें कौन कौन से फैक्टर जो हमारे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ है उसमें अगर हम बात करें कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की, अगर हम इसमें पहले पॉइंट की बात करें कि LD डेवलपमेंट लेंथ है ना, तो लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि अगर हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हमारी डेवलपमेंट लेंथ उसी रेशियो में कम प्रोवाइड करनी पड़ती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारी क्या है, दूसरा फैक्टर हम लाइट वेट कंक्रीट। लाइट वेट कंक्रीट यानी कि अगर लाइट वेट कंक्रीट पर हम उपयोग कर रहे हैं तो हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो हमारी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि उसका जो लाइट वेटपन है, उसका जो हल्कापन है, उसके कारण हमको क्या है डेवलपमेंट लेंथ उसमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि बीम जो है टेंशन मेंबर है, उसमें जब कोई लोड अलग से आएगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा कंक्रीट होल्ड करके रखा है स्टील को, वो कहीं ना कहीं उसको स्लिप करने की स्थिति बनेगी, इसलिए उसमें अधिक डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट रहती है। तीसरा फैक्टर हमारे को क्या अफेक्ट करता है कि अदर हमारा ये कोई सेक्शन है और इसमें हमारा स्ट्रेप्स एंड जो हमारा मेन बार्स हैं, तो इस स्ट्रेप्स और हमारा जो कंक्रीट का शेप है, तो अगर इसमें हमारा जो रिबार्स कह सकते हैं, तो जो इनका क्लियर कवर स्पेस, क्लियर कवर का जो स्पेस है, यानी कि स्पेस कहला या तो इसको ये आप समझिए कि अगर हम इसमें कवर कंक्रीट की बढ़ाते हैं तो इस कंडीशन में हमको डेवलपमेंट लेंथ को कम करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। और ये कम करने की स्थिति ये बनेगी कि हमको एक रेशियो में कम करना है, यानी क्लियर कवर अगर बढ़ेगा तो डेवलपमेंट लेंथ हमारी जो है तो वो रिड्यूस होगी, कम होगी। डेवलपमेंट एलडी जो है वो हल्का रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा डेवलपमेंट लेंथ। तो ये हमारा तीसरा फैक्टर होगा। चौथे फैक्टर की अगर हम बात करें तो चौथे फैक्टर में हमको क्या मिलेगा कि अगर हमारी स्टील में, हमारी कई बार क्या होता है कि हमको स्टील बनाना मतलब उसमें केमिकल वगैरह स्टोर करने की जगह होती है, या कोई ऐसा जो है जहाँ पर ज़्यादा एसिड रेन या इस तरह की स्थिति बनती है, तो उस इलाके में कहीं ना कहीं हमारा स्टील अगर कहीं वहाँ पर ऐसा कोई है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है, कोरोजन होता है स्टील में ज़्यादा, तो उस कंडीशन में हमको अगर स्टील को अगर हम एपॉक्सी पेंट से अगर स्टील अप्लाइड स्टील कोटेड बाय एनी पेंट एपॉक्सी पेंट होता है जनरल, उसी से कोटेड किया जाता है, इसीलिए उसका हमने नाम लिया। तो अगर स्टील किसी भी पेंट से अगर कोटेड है तो उस कंडीशन में हमको डेवलपमेंट लेंथ जो है बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और उसकी ज़रूरत पड़ने का कारण ये है कि जो उसका कॉन्टेक्ट सरफेस है उसमें एपॉक्सी पेंट लगने से उसका जो ग्रिप है कंक्रीट साथ वो हमारा घट जाता है। अब हम अगर बात करें पांचवें फैक्टर की, तो इसमें जो डाया बार होता है, डाया बार जो है, तो कहना चाहिए कि कम डायमीटर का अगर कोई स्टील है उसकी डेवलपमेंट लेंथ की ज़रूरत हमको कम रहती है, और अधिक डाया बार अब है तो उसकी डेवलपमेंट लेंथ की जो हमको ज़रूरत है वो ज़्यादा रहती है। अब हम इसमें एक चीज़ आपको और बता दें जिससे हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि अगर किसी केस में आपको बंडलिंग ऑफ बार के रूप में स्टील को प्रोवाइड करना पड़ा तो उस कंडीशन में हमको किस तरह का रिएक्शन देखना पड़ेगा। बंडलिंग ऑफ बार आप समझते हैं, कभी कभी हाई लेवल का कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्टील कितनी ज़्यादा मात्रा रहती है कि उसमें स्टील को आपस में दो चार स्टील को, यानी कहना चाहिए कि बंडलिंग ऑफ बार की हम बात करेंगे, कॉलम का शेप कुछ इस तरह से अगर आ रहा है नीचे से, ये हम प्लान समझ लें, प्लान, तो बंडलिंग ऑफ बार बंडलिंग ऑफ बार की अगर बात करें हम, तो इस केस में अगर हम प्लान से देखें तो अगर हमको जनरल जो हम
देखते हैं कि हमको कॉलम में कुछ इस तरह रहती है, यहाँ स्टील, यहाँ स्टील, यहाँ स्टील, यहाँ स्टील रहता है। लेकिन बंडलिंग ऑफ बार की हम बात करें, ये नॉर्मल केस हुआ, नॉर्मल केस। ये सेकेंड केस हमको कहते हैं जिसमें स्पेसिफिक केस होगा, जिसमें बंडलिंग ऑफ बार प्रोवाइड किए जाते हैं कॉलम में, या फिर हमको जो बीम में बंडलिंग ऑफ बार प्रोवाइड करने हैं। तो उस केस में अगर हम बात करें तो अगर बंडलिंग ऑफ बार, तो इसमें जैसे हमको अगर मान लीजिए कि एक स्टील यहाँ है, एक स्टील यहाँ है, एक स्टील यहाँ, एक स्टील यहाँ, हो सकता है इसमें इसी तरह फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरह के जो हमको केस मिलते हैं बंडलिंग ऑफ बार अगर हमको मिला, तो उस कंडीशन में हमको अगर प्रोवाइड करना पड़ा डेवलपमेंट लेंथ, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है बंडलिंग ऑफ बार की कंडीशन में। हमारा जो पहला कंडीशन हो सकता है वो है कि जो हमारा कंक्रीट मेंबर है, कंक्रीट मेंबर का साइज जो है, साइज इंक्रीज कर सकते हैं, तो अगर कंक्रीट मेंबर का हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं, पहला केस तो वो हुआ। दूसरा केस क्या कर सकते हैं कि बंडल ऑफ बार जो है ना, बंडल ऑफ बार, तो बंडल ऑफ बार को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 में कर देंगे, 3 में कर देंगे, 4 में कर देंगे, इस तरह की रेशियो में हम लोग कर देंगे। कहना चाहिए कि अगर हम बंडल ऑफ बार पीछे से अगर आया हुआ है, अब उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर क्या है, तो बंडल ऑफ बार को क्या है, यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे, 2-2 कर देंगे, यानी कहना चाहिए कि एक के साथ एक कर देंगे, फिर या तो एक साथ 3 कर देंगे, या तो एक के साथ 4, मतलब एक साथ 4 को करके भेज देंगे। लेकिन आपको यहाँ पर दिखेगा, मैं थोड़ा सा एक दूसरा पेज उठा लेता हूँ जिससे आप कुछ क्लियर कर सकें। अगर हम यहाँ पर 2 स्टील को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये जो एरिया है ये हमारा कंक्रीट से नहीं जुड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्टेक्ट एरिया घट रहा है। अब अगर हम बात करें 3 स्टीलों की, तो अगर हम 3 स्टील पकड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ का बीच का पार्ट पूरा छूट गया। अब अगर हम कहीं 4 स्टील की बात करते हैं तो हमारा 4 स्टील जो है कुछ इस तरह से जुड़ के, कुछ इस तरह से जुड़ के, ये बीच का पार्ट पूरा होल छूट जाएगा। तो इस कंडीशन में हमको अगर बंडल ऑफ बार प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो हम देखते हैं कि बंडल ऑफ बार को जो हमारा कंक्रीट है उसमें जो डेवलपमेंट लेंथ की जो रिएक्शन होगा, यानी जो जनरल फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन उसमें असर क्या पड़ेगा, हमारा क्या उसका रिएक्शन होगा। तो अगर हम बंडल ऑफ बार में ये 2 नंबर स्टील, ये 3 नंबर स्टील, ये हमारा 4 नंबर स्टील, तो इस केस में अगर हम 2 नंबर स्टील यूज़ करते हैं तो 10% हमको बढ़ाना पड़ेगा डेवलपमेंट लेंथ की लंबाई। अगर 3 नंबर स्टील हम उपयोग कर रहे हैं, तो इस कंडीशन हमको 20% डेवलपमेंट लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। और 4 नंबर स्टील अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमको 33% अपने स्टील की जो डेवलपमेंट लेंथ की लंबाई जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमको किस तरह से डेवलपमेंट, अब इसमें 2 केस थे। पहला था हम डेवलपमेंट लेंथ में अपना बंडलिंग ऑफ बार अगर होती है, तो पहला जो हमारा केस था वो हमारा था कि हम कंक्रीट मेंबर का शेप इंक्रीज करें, साइज इंक्रीज करें। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हमको कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हमको हायर पड़ जाएगा, क्योंकि हमको शेप बढ़ाना, एक अलग सा कंक्रीट की मात्रा बढ़ेगी। तो उस चीज़ को हम ना फॉलो करके हम यहाँ पर जो बंडल ऑफ बार है उसको हम यहाँ पर क्या है कि बढ़ा लेते हैं, उनको 2-2, 3-3 करके इस तरह से हम प्रोवाइड करके डाल देते हैं। और इस केस में अगर हम कंक्रीट डालते हैं, अगर इसमें मतलब बंडल ऑफ बार अगर केस रहता है और हम अगर 2, 3 या 4 करके से आपस में बांध करके अगर स्टील का डालते हैं, तो हमको इस तरह से एक्स्ट्रा डेवलपमेंट लेंथ को डालने की आवश्यकता पड़ती। कारण क्या रहता है, क्योंकि इसके अंदर की जो कोटिंग है वो कंक्रीट से नहीं होने वाली, कंक्रीट सीमेंट्स के आपस में पकड़ नहीं आने वाली है, इसका आउटर सरफेस ही जनरल पकड़ में आने वाला। तो हमको इस केस में, इसलिए हमको इसको ज़्यादा अच्छे से ग्रिप मिल सके, इसलिए हमको ज़्यादा लेंथ की प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है। और ये
10%, 20% एंड 33% के हिसाब से थ्रू आउट यूज़ होता है। तो हमने बंडल ऑफ बार के बारे में समझ लिया कि हमको कैसे डेवलपमेंट लेंथ, फार्मूला वही रहता है। देन हमको यहाँ पर उसके कौन कौन से फैक्टर हमको अफेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ हमने बता दिया है। अब हमने यहाँ पर ये भी बता दिया है कि जो हमारी ओवरलैपिंग है वो हमारी जो जनरल फार्मूला है 15:d के हिसाब से चलता है, जो ओवरलैपिंग के लिए उपयोग होना है। ओवरलैपिंग कौन सी कंडीशन में कहाँ पर क्या, ये सब एक जनरल सा है, इसको आप निकाल सकते हैं। इसमें अपना स्टील का जो डाया है उसको डालिए और जनरल फार्मूला से निकाल लीजिए। देन अपने को अगर हम बात करें कि हमको जो इसमें वर्किंग स्टेट मेथड और लिमिटेड स्टेट मेथड दोनों को उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला हमारा एक जनरल है, हमने यहाँ पर एक जनरल सा फार्मूला का कैलकुलेशन करके बता भी दिया है। तो इस तरह से हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इस हमने जो भी यहाँ पर समझाया है, अगर इसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कभी भी अगर को नहीं समझ में आती है कोई बात, तो आप हमें निर्धड़क कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं उस चीज़ों को आपको जनरल रूप से सारी चीज़ों को बता करके रिप्लाई दे सकता हूँ। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।